आवाज को आप सुन रहे थे। सहयोगी बाबूलाल धायल विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं सदन के बाहर, वो सुन लेते हैं। इससे करने के बाद जोधपुर में बड़ा कानूनी हत्याकांड हुआ है। लगातार जिस तरह की प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप क्या कहेंगे? 6 वर्षीय बालिका और 4 लोगों को जिंदा जला दिया। ये कहा जाता है बद और बद से बदतर राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में यदि ये शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बुरा नहीं होगा। हम लोगों ने सदन के शुरुआत में इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से ये गुजारिश की थी कि सरकार इस पर अपना जवाब दे कि आखिर क्यों पहली बार 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए, न बलात्कार का सिलसिला रुकता है न हत्याओं का सिलसिला रुकता है। और कल की जो घटना वो बहुत हृदय विदारक है कि सभ्य समाज में किस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया जाता है। ये तभी होता है जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरे तरीके से पंगु और विफल हो गई है और इनका दोषी कोई एक व्यक्ति है और अंतिम व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि गृह मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी जन सुरक्षा की बात कही थी, भाषणों में भी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन उनके पांव के नीचे आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने का काम उन्होंने जोधपुर में भी जो नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि इतिहास के सबसे विफल गृह मंत्री साबित होंगे। उनका नाम राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने के नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, बलात्कार में 1 है, हत्याओं में 1 है, पेपर लीक में 1 है, बेरोजगारी में 1 है, भ्रष्टाचार में 1 है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते अशोक गहलोत भी आज की घटना तो ये साबित करती है कि वो पूरे तरीके से नंबर 1 पर विफल हैं। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए खासतौर पर जो बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन बेरोजगारी से बढ़ के पेपर लीक ने जितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा अपराध है, उसके खिलाफ आरपीएससी के घेराव को युवा मोर्चे के कार्यकर्ता गए। वीडियोज देखे जिन लोगों ने, इतनी बर्बरता से कभी तानाशाही तरीके से भी इतनी ज्यादती नहीं हुई जो कल वहां पर दिखाई दी। मैं इस घटना की तो निंदा करता ही हूं, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि एक एक लाठी जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के पीठ पे पड़ी है, राजस्थान की जनता उसका हिसाब मांगेगी और हिसाब लेगी भी। लगातार बीजेपी सदन में मुद्दे उठा रहे हैं। पहले दिन कानून व्यवस्था, कल किसान कर्ज माफी और सरकार पर यूं भी नहीं रह रही, क्या कहना है? मुझे लगता है कि सरकार गैर जिम्मेवार है, लापरवाह तो है ही, और शायद ऐसा लगता है कि उसको ये तय करके जा रहे हैं। मुझे लगता है, जो मैं अक्सर अपनी बात को दोहराता हूं, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में बहादुर शाह जफर साबित होंगे। वो इस मंशा के साथ कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी को अब दोबारा बात वो रिपीट की करते हैं, लेकिन काम डिलीट का करते हैं। देखिए, माफिया राजस्थान में उनके रूप अनेक हैं। बजरी माफिया के रूप में, शिक्षा माफिया के रूप में, शराब माफिया के रूप में, पर्यटन माफिया के रूप में। इनको पनपाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उन्हीं के लोग करते और उनके खिलाफ कोई संघर्ष करता तो अच्छा ही है। तो आज भी सदन में हंगामा होगा। आप सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, और सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक, सुनिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है और सरकार भी ये जान चुकी है कि हमारे हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ कानून बनाने की दुहाई देकर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने की सोच रही है सरकार, लेकिन कानून तो पहले से ही सैकड़ों बने हुए हैं। कानून के आधार के ऊपर अपराध नहीं रुकेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी और अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करोगे, तभी जाके अपराध रुक सकते हैं, बाकी अपराध रुकने वाले नहीं। एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान को शर्मसार करने वाली है, लेकिन
मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो जाए, हत्या हो जाए, गैंगवार की घटना हो जाए, 4 लोगों को हत्या करके जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसके बाद भी एक भी शब्द सरकार के श्रीमुख से नहीं निकले, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जनता इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और सिर्फ दमन के आधार के ऊपर, तानाशाही के आधार के ऊपर, लाठी के दम के ऊपर सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे के अंदर संविदा कर्मी अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो डंडे के दम पे सरकार आंदोलन को दबाना चाह रही है, कभी भी आंदोलन दबने वाला नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक बार 100 नंबर डायल करके देखो, पुलिस आती है क्या? आपके 100 नंबर पूरी सिस्टम आपका बंद पड़ा हुआ है, आपका खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, आपने उस कंपनी को पैसे का भुगतान नहीं किया, गांव का किसान परेशान है, उसका ऋण दर्ज नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन उसका ऋण मुक्ति की जमीन नहीं हो पा रही, उसकी वजह से उसको लोन नहीं मिल रहा। तो सरकार कहां गरीबों की मदद करने पे उतारू है? बड़े बड़े वादे कर दो, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दो, बड़े बड़े पेपर में ऐड दे दो, उससे समाधान होने वाला नहीं है। पेट की भूख शांत करने के लिए रोटी की आवश्यकता है। सिर्फ रोटी के सपने दिखाने से पेट की भूख शांत नहीं होगी, रोटी खिलाने से ही पेट की भूख शांत होगी। स्थगन प्रस्ताव कल भी लेके आए थे और आज भी पिछले लगातार आज आरपीएससी के भ्रष्टाचार को लेकर हमारे तमाम विधायकों के स्थगन है और तमाम विधायक इस बात को रखेंगे कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि आरपीएससी के 2 मेंबरों के नाम आने के बावजूद भी अभी तक उन मेंबरों से सरकार की एजेंसी ने पूछताछ क्यों नहीं की? आखिरकार क्या मजबूरी है? एक आरपीएससी की वो मेंबर जो आपके चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राजस्थान के, सरकार के जायज नाजायज कामों के अंदर उनकी हमेशा हिस्सेदारी रही है, क्या उनकी पत्नी रहना इस बात की योग्यता है? या एक दूसरी आरपीएससी की वो मेंबर जिसने राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू की संज्ञा दी, क्या ये योग्यता है? इस आधार के ऊपर आप नहीं पूछोगे। हम तो ये कहते हैं कि जो 18.5 लाख रुपए आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उससे 18.5 लाख रुपए की बरामदगी के बाद भी उसने कहा कि हाँ 2 आरपीएससी की मेंबरों के लिए हमने पैसे लिए हैं। एफआईआर में जिनका तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सीकर से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां लगातार जारी है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सीकर पहुंचेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर के सीपी जोशी बैठक लेंगे। सीकर के सभी भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद होंगे। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी यहां पर मौजूद होंगे। लगातार सुमेधानंद सरस्वती तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उनकी तरफ से जो जिले में अब तक काम किए गए हैं उनकी लोकसभा में, उनको भी जनता के सामने रखेंगे। लगातार पब्लिक के बीच में हैं और आज जब प्रदेशाध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे तो एक रणनीति बनाई जाएगी, बैठक की जाएगी, कैसे तमाम व्यवस्थाएं होंगी, कितने लोग किस तरीके से यहां पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भाजपा लगातार तैयारियों में जुटी है।